देख रहे हैं खबरें आजकल। मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। और आज की पहली खबर है महंगाई से पहले से ही त्रस्त आम जनता के लिए। आम जनता की जेब पर अब बोझ और बढ़ सकता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अक्षय भी 7.5 रुपए का इजाफा किया गया था पेट्रोल के दामों में। अब इसके बाद दूसरी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव जो कि 19 जुलाई को हो जाएंगे, उसके बाद डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। Yes, Anjali, the reports have suggested that after the presidential elections are over, diesel prices may be inflated and they may be increased. Now, you need to understand that the impact that diesel prices will have, the rise in diesel prices will be much greater than the impact that petrol has. Because all the communication, that is transportation, that takes place in the form of trucks, whereby vegetables are brought from one part of the country and taken to another part of the country, that is all done through trucks, and all these big means of transportation, they run on diesel. Now, if you increase price on diesel, the price of diesel being increased will be also somehow having a ripple effect on all the commodities. आप देखिए जो सब्जी है उनके दाम बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट सारे कमोडिटीज जो हैं उस पे दाम बढ़ जाते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम जनता पर भी पड़ता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अक्षय कि अगर डीजल के दामों में इजाफा होता है तो लाजमी है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है वो उसमें भी, परिवहन व्यवस्था में भी के दामों में बढ़ोतरी होगी। और उसके साथ साथ महंगाई जो जरूरत की चीजों पर होती है, खाने पीने की चीजों में होती है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन एक जरिया है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, उसके बाद महंगाई और चीजों पर भी बढ़ेगी। देखिए, क्योंकि पेट्रोल जो है उसका इतना इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है नहीं होता है इन कंपैरिजन टू डीजल, बट जो डीजल है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर कमोडिटी पे पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डायरेक्टली डीजल की कॉस्ट बढ़ने से बढ़ जाएगा। तो उसका रिपल इफेक्ट जो है वो सभी कमोडिटीज पे बहुत गहरे रूप से पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसके बाद जो महंगाई की मार पड़ेगी वो आम जनता को ही पड़ेगी। घाटे में फिर से आम आदमी ही जाएगा। जो पहले इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, उस इन्फ्लेशन में फिर से डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा पूरी महंगाई की। और आज की अगली खबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़ी हुई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि मालेगांव ब्लास्ट केस में 2008 का ये जो मालेगांव ब्लास्ट केस था उसमें एक अक्यूज्ड की तरह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। शी हैज बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, और जो मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी जमानत के लिए अर्जी दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। हालांकि उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। The Malegaon 2008 blast suspect Sadhvi Pragya Singh Thakur has been detected with breast cancer, which is in the 3rd stage. Bhagwan Jha, the Sadhvi's brother-in-law, said at a press conference here on Tuesday. Mr. Jha accused the government of conspiracy and negligence and blamed it for her illness. देखिए अंजलि, इस पूरे विवाद में ये कहना बहुत जरूरी है कि जो झा है, मिस्टर झा, वो बहुत पहले से 2009 से स्टेट गवर्नमेंट को और जेल ऑफिशियल्स को ये बता रहे हैं कि शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एज शी वाज डायग्नोज्ड विद अ सिस्ट, बट the government has not been acting responsibility, and had the government acted responsibly, she would not have suffered from breast cancer now. एक बात और जो निकल के सामने आ रही है और लोग कह रहे हैं कि अजमल कसाब को तो आप एक प्रॉपर बिरयानी खिला सकते हैं, पर एक साध्वी जो अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी भी सिर्फ अक्यूज्ड है, और हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उस स्थिति में आप एक अक्यूज्ड को प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे सकते? और खासकर ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में जब आपका ब्रेस्ट कैंसर का एक केस सामने आया हो, वो भी 3rd स्टेज का। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है अक्षय कि एक कैदी, अजमल कसाब जैसे कैदी को तो आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन वहीं एक साध्वी है, वो अगर वो एक अक्यूज्ड भी हैं, एक आरोपी भी हैं, उन पर जांच चल रही है, ठीक है, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स उनको। देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, ये जेल ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कैदी की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, हर कैदी की प्रॉपर केयर ली जाए। आप देखिए, किसी को मार पीट नहीं सकते, और ये भी रिपोर्ट्स पहले सामने आई थी कि उनको मारा जाता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज, एक कैदी जो प्रूव भी हो जाता है कि वो कैदी है,
उसकी लाइफ की, उसकी डिग्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम देयर ऑन इज इन द हैंड्स ऑफ जेल ऑफिशियल्स। बिल्कुल। तो जैसा कि 2009 से उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने ये संभावना जताई थी कि ब्रेस्ट कैंसर उन्हें हो सकता है, तब उन्हें एक सिस्ट डायग्नोज किया गया था। उसके बावजूद कोई सही कदम नहीं उठाए गए या जेल ऑफिशियल्स की तरफ से टोटली उदासीनता कह सकते हैं दिखाई गई इस पूरे मामले को लेकर, जो आज वो इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। तो बहुत ही चिंताजनक हालात है कि किस तरह से हमारे ही देश की गवर्नमेंट अजमल कसाब जैसे एक आतंकी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, वहीं एक साध्वी जो है उसको इंसानियत के नाते भी बेसिक जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। देखिए अंजलि, हम अजमल कसाब के ये नहीं है कि एक जुडिशियल प्रोसेस है हमारी कंट्री में विच वी हैव टू फॉलो, बिकॉज हम एक जुडिशियल नेशन है, हम जुडिशरी पे पूरा विश्वास रखते हैं। पर हमारा जब हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं अजमल कसाब और साध्वी का, हम ये कह रहे हैं कि जब अजमल कसाब जैसे एक डेंजरस मिलिटेंट को एक बेसिक केयर दे सकते हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो सेम आप ट्रीटमेंट एक दूसरे अक्यूज्ड को क्यों नहीं दे सकते? और देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे इज दैट एनसीटीसी may be kept out of IB. According to reports, giving into the protests by various state governments, the Ministry of Home Affairs has decided to keep the National Counter-Terrorism Center out of the ambit of the Intelligence Bureau in its revised proposal, which is likely to be taken up by the Cabinet Committee on Security after the July 19th presidential election. तो 5 मई को जो सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया है, सभी राज्य सरकारों ने इस बात पर दबाव डाला था कि आईबी से बाहर रखा जाए एनसीटीसी को, और इसीलिए अब केंद्र सरकार एनसीटीसी को आईबी से बाहर रखने के लिए तैयार हो गई है। Anjali, the state governments at that point of time had said that if you have any kind of organization which has some exceptional powers in terms of arrest, search, seizure, and those powers, since NCTC would be a central organization, this kind of an arrangement would be attack on the federal structure of India, where the power is divided between the central government and the state governments. So that's where the different chief ministers and most of the chief ministers of states of India had said that such an organization, such an arrangement should not be taken into consideration and some different pathwork should be taken. And I think वहीं से जो है ये आज की रिपोर्ट आई है कि दबाव जो सरकारों ने बनाया था, राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर, उस दबाव का आज ये फलस्वरूप है कि आज एनसीटीसी में बी केप्ट आउट ऑफ आईबी। और अक्षय, आज की जो अगली खबर है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री यशवंत सिन्हा की एक स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2014 में होने हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के नामों के कयास लगाए जा रहे हैं हर पार्टी की ओर से। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगले चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम नहीं आगे कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी एक फुस कारतूस है, मतलब कि एक ऐसा कारतूस है जिसे फायर नहीं किया जा सकता है। ये कहना है यशवंत सिन्हा जी का राहुल गांधी के बारे में। Anjali, on a serious note, if you see that the entire statement stems from the fact that in Bihar elections, in Punjab elections, and most interestingly in UP elections, Rahul Gandhi has not been able to show the victory to its party, to his party. Now, if you see, खासकर यूपी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें बड़े एंग्री यंग मैन लुक में उन्होंने पेज भी फाड़े थे, बहुत अलग अलग किस्म की चीजें की थी स्टेज पे, मंच पर। उसके बाद भी, और एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए वो ये है कि थ्रू आउट यूपी इलेक्शंस राहुल गांधी जो थे पूरे कैंपेन के मेन फोकस थे कांग्रेस के। पूरा बीड़ा उन्होंने ही उठाया हुआ, पूरा कैंपेन वो स्ट्रक्चर्ड अराउंड राहुल गांधी। उसके बाद भी जब यूपी इलेक्शंस में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो ये स्टेटमेंट्स हैं ऐसी आने लगी हर कॉर्नर से। आप देखिए मीडिया में भी अब एक रीथिंकिंग हो रही है राहुल गांधी पे, एनालिस्ट एक रीथिंकिंग कर रहे हैं राहुल गांधी पे। अब मैं एनालिस्ट और मीडिया की क्या बात करूं, खुर्शीद जी खुद कहते हैं कि राहुल गांधी एक एक्टिव स्टैंड नहीं ले रहे हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। तो ऐसी स्थिति में ऑपोजिशन लीडर का, एक वरिष्ठ नेता का ये कहना कि वो एक फुस कारतूस है जिससे फायर ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, ये एक सिंक में है और इसके पीछे बहुत बेसिक रीजंस हैं, एक वैलिड रीजन है। और वो रीजन जैसे मैंने आपको गिनाया, बिहार इलेक्शन, यूपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शंस। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि ये 3 स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया था कि वो कांग्रेस को एक मजबूत स्थान प्रदान करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए यशवंत सिन्हा जी ने ये स्टेटमेंट दिया है।
और देखा जाए, जैसा कि आपने सलमान खुर्शीद जी का नाम मेंशन करा, उन्होंने उम्मीद जरूर जताई थी ये बोलने के बाद कि राहुल गांधी एक्टिव स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई थी कि राहुल गांधी कुछ करिश्मा कर पाएंगे कांग्रेस के लिए। बट मैं आपको बता दूं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है कि वो कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे जी। बट हु नोज व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। इसी वजह से, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ही उन्हें फुस कारतूस बताया गया है। और चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर, जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा में बाधा पहुंचाने की एक साजिश की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास हाईवे से शक्तिशाली विस्फोटक बरामद हुए हैं। तो पहले से ही अमरनाथ यात्रा में इतना केओस चल रहा है। कल तक की यात्रा जो हुई है, कल तक के दिन तक लगभग 60 से भी ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है, पहले ही वहां बद इंतजामी के चलते। और उसके बाद एक और ये आतंकी साजिश सामने आई है, जिसको नाकाम तो कर दिया गया है। हालांकि सरकार की इस उदासीनता पर विपक्ष ने अपने स्वर जरूर तीखे करे हैं। भाजपा के प्रवक्ता श्री तरुण विजय जी ने कहा है कि उमर सरकार की उदासीनता से मर रहे हैं अमरनाथ यात्री। यात्रा में बदइंतजामी से क्षुब्ध पार्टी ने जम्मू कश्मीर जो सरकार है उस पर यह आरोप लगाया है कि वहां पर जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरह से JNK की गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। अंजलि, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरुण विजय जी ने उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए उनसे ये पूछा कि आप PS सांगमा को ये एडवाइस करना तो नहीं भूलते हैं कि उन्हें अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए प्रेसिडेंशियल रेस में। पर आपको ये एडवाइस कौन करेगा कि जब आपके प्रदेश में इतनी बड़ी यात्रा चल रही है तो उस यात्रा को सफल बनाना है, उस यात्रा को कैसे एफिशिएंटली कंडक्ट करना है, उस पे आपको एडवाइस कौन करेगा? जी, तो उन्होंने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा किया है और उनसे पूछा है कि इतने यात्रियों की मौत के बावजूद वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। इसी को लेकर तरुण विजय जी ने यह भी बोला है कि वो गृह मंत्री P चिदम्बरम और राज्यपाल के समक्ष जाकर इसके खिलाफ गुहार लगाएंगे कि वहां पर हालात जो जैसे बन गए हैं उस पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाएं। एक संसदीय दल भेजेगी गृह मंत्री P चिदम्बरम जी के पास भी और गवर्नर NN वोहरा जी के पास भी, जिसमें वो इस मुद्दे को उठाएगी और कैसे आगे अमरनाथ यात्रा को सफलता से कंडक्ट किया जाए, एफिशिएंटली कंडक्ट किया जाए, इस पर भी बातचीत की जाएगी। The next news is in relation to the dwindling Indian economic scenario. In an editorial, the Indian Express has written, "Going back on growth, IIP data confirms the bad news. Finance Ministry must show urgency to revamp and reform." Stating in this article, in this editorial, Indian Express writes, "Ever since Pranab Mukherjee stepped out of the Ministry of Finance, some space appears to have been opened for a restarting of the economic policy process. But weeks have already gone, but nothing seems to be visible in form of new action. The key priorities must be to first of all rebuild a high capacity team and not just at the finance ministry. Then attention must be focused on reviving the rupee, which has collapsed because foreign investors are jittery." So basically we can say that the economic mood still does not seem to have been uplifted in any sense. The economic condition seems to be even now disdained and totally in very bad condition. जी, तो जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि प्रणब मुखर्जी के बाद प्रधानमंत्री ने अब कार्यभार संभाल लिया है वित्त मंत्रालय का, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो पूरी कमर कस के उन्होंने तैयारी करी थी कि अब नए कदम लिए जाएंगे, इकोनॉमी को हम वापस ग्रोथ रेट हम बढ़ाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन कई हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है जो साफ तौर पर हमें दिखे। जो सक्रियता होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर, वो अभी भी कहीं दिख नहीं रही है। इसी के चलते इंडियन एक्सप्रेस, जो एक नोन न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसने एक पूरा एडिटोरियल छापा है, कहा है कि अभी भी जो एक्शन हमें दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रही है। एंड इट हैज ऑल्सो शोन दैट वी शुड हैव बीन टेकिंग एक्शंस वेरी अर्लियर, बट वी हैव स्टिल नॉट टेकन दोज एक्शंस। और आज 13 जुलाई को बीजेपी की गुड गवर्नेंस सेल की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। एक दिन की ये वर्कशॉप है जिसमें बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के सभी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माइनॉरिटी वेलफेयर से जुड़े हुए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भाग लेंगे। The focus of this workshop will be on 3 specific themes: welfare bodies for minority development, introducing good governance initiatives, and better coordination in party organization and government bodies.
So we can say the basic goal and basic objective of this workshop seems to be how to make sure that we have enough prospective opportunities for the minority development by means of good governance, by means of good and efficient governments. जी, तो इसी बात के साथ हम अपने आज के एपिसोड की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपसे मुलाकात होगी खबरें आजकल के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Namaskar.